मॉड्यूलस मिलेगा बी। So bulk modulus B is equals to bulk stress, that is change in the pressure, that is delta P, and bulk strain, that is delta V upon V naught. सर ये माइनस कहाँ से आ गया? See when you apply the bulk pressure और bulk stress तो क्या होगा, वॉल्यूम कम तो होगा। तो अगर आपका ओरिजिनल वॉल्यूम V है और V नॉट है और नया वॉल्यूम V है, तो क्या नया जो हम लोग निकालेंगे V माइनस V नॉट, तो क्या नेगेटिव नहीं देगा अपने को? बिकॉज न्यू वॉल्यूम स्मॉल है ना एज कम्पेयर टू ओरिजिनल वॉल्यूम, कंप्रेशन है। तो हर बार सर माइनस में ही रहेगा सर, इसमें मतलब वॉल्यूम छोटा ही रहेगा ना हर बार? हाँ, नहीं नहीं इसकी बात करें, हाँ हर बार रहेगा तो छोटा ही रहेगा वॉल्यूम ना, इसलिए तो नेगेटिव लिखूंगा ना बल्क मॉडुलस जब रेशियो निकालूंगा तो। ओके सर। सो माइनस क्यों आया था? जैसे कि बेटा आपका ओरिजिनल वॉल्यूम वी नॉट था और न्यू वॉल्यूम वी है, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, न्यू वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वाला ज्यादा है, न्यू वाला कम है, तो छोटे कम में से ज्यादा माइनस करोगे तो माइनस ही आएगा ना। यस सर। सर बल्क में हमेशा फाइनल वॉल्यूम छोटा ही होगा। अगर आप कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लगाओगे ना तो वॉल्यूम छोटा होगा। जब भी हम कोई प्रेशर को इंक्रीज बढ़ा करते हैं ना, तो हमेशा क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। कहने का मतलब ऐसे है, ये जो चेंज इन वॉल्यूम में नेगेटिव आने वाला है, बल्क मॉडल जो कांस्टेंट क्वांटिटी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो इसलिए माइनस ऑफ माइनस क्या देगा आपको, प्लस देगा। इसलिए इसको मैं माइनस डायरेक्शन से, माइनस से दिखाया हुआ है। हाँ सर अभी समझे सर। हाँ, तो फिर सर बल्क स्ट्रेन माइनस आना चाहिए ना। बल्क, हाँ देखो ये जो माइनस आएगा ना यहाँ डेल्टा वी से, वो माइनस इस माइनस से बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि बल्क जो मॉडुलस है वो तो पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ ये सब वो तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो सर ये बल्क हमेशा सर पॉजिटिव में आंसर आना चाहिए इसका? बल्क मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव में आंसर आएगा। बल्क स्ट्रेन कैन बी नेगेटिव। ओके, तो बल्क मॉडुलस का एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं, इट इज नोन एज इनवर्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। सो क्या सर? बता रहा हूँ, कंप्रेसिबिलिटी इसको दिखाते हैं के से, के इज नोन एज 1/b। समझ में आ रहा है? तो जो कंप्रेसिबिलिटी के है वो क्या हो जाएगा बेटा, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय डेल्टा पी इंटू वी नॉट। सर हाँ, तो बल्क स्ट्रेन विल ऑलवेज बी नेगेटिव। बल्क स्ट्रेन यस, नहीं डिपेंड करता है। सपोज मान लो कि मेरे पास अगर एक इलास्टिक बॉल है, हाँ, उसके अंदर अगर मैं एयर प्रेशर डाल रहा हूँ बाहर से पंप के थ्रू, तो वो क्या होगा, बढ़ेगा ना बेटा। हाँ सर। हाँ, तो वो बढ़ेगा, उस केस में बल्क स्ट्रेन पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो तो दिया रहेगा, डिपेंड ऑन सिचुएशन हम देख लेंगे ना।
आपको खाली इतना याद रखना है कि चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट्स इट। Okay, sir. वॉल्यूम चेंज होगा तो प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइप जो बचता है वो है शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन। सर वो कंप्रेसिबिलिटी क्या है? कंप्रेसिबिलिटी को हमने डिफाइन किया है 1 बल्क मॉडुलस। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज नोन एज द कंप्रेसिबिलिटी। शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और शियर स्ट्रेन बोलता हूँ, दोनों एक ही चीज है। इसको और एक नाम से डालते हैं लैटरल स्ट्रेस, लैटरल स्ट्रेस और लैटरल स्ट्रेन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब की बार जो हम फोर्स लगा रहे थे ना अब दोनों में, तो परपेंडिकुलर फोर्स था। यहाँ पे मान लो कि सब लोगों ने वो कार्टन देखा है, मतलब बड़े बड़े कार्टून जो होते हैं ना, जो फल वाले टोकरी होते हैं ना, बॉस डब्बे, उनको तुम देखोगे ना कभी भी, तो वो क्या करते हैं, इसको अगर मेरे को उसको ये या फिर जो उसका बनता है ना, कार्डबोर्ड का बनता है कार्टून, जिसमें से फल फ्रूट रहते हैं या कुछ भी, फ्रिज वगैरह जो भी आता है, वॉशिंग मशीन जो भी, तो हाँ उसको सर वो। उसको कभी तुम देखोगे ना तो उसको ना फाड़ते नहीं है, उसको यहाँ से जैसे दबा देंगे तो वो फ्लैट हो जाएगा, फिर उसको फोल्ड करके रख देते है ना। तो बेसिकली जो हम उस पर फोर्स लगाते हैं वो इस तरफ लगाते हैं, ऐसे फोर्स नहीं, उस पर ऐसे लगाएंगे फोर्स, ताकि वो क्या हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से बन जाए बेटा। फ्लैट हो जाएगा सर वो। हाँ, फ्लैट हो जाता है। मतलब जो इस पे आपने फोर्स लगाया वो किस तरफ लगाएगा फोर्स, तो इस तरफ लगाया तो कुछ टाइम थोड़ा खराब बन गया ना। एक सेकेंड, ट्राई करता हूँ उसको। सर उसको अंदर की तरफ फोर्स करेंगे ना। बस एक ही आइडिया है, आपको बताता हूँ। इसलिए ज्यादा वो कर दिया, टिल्ड कर दिया, उतना टिल्ड करना नहीं था। सर वो कार्डबोर्ड फोल्ड तो करते हैं बस, उसमें क्या है। हाँ, उसमें वही नहीं, मतलब एक डायग्राम फॉर्मूला बताने के लिए। हाँ सर। दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन एंड दिस मच इज द चेंज इन द पोजीशन। तो ये कह रहा था बेटा मैं कि जब इसमें हम लोग फोर्स लगाते हैं ना साइड से, ऐसे मतलब मैंने यहाँ से रख के इसे दबाया मैंने हाथ से, तो ये जो है वो इस तरफ को मूव करता है, और जो ग्राउंड सरफेस है वो पीछे की तरफ आता है। तो अब की बार जो मैंने फोर्स लगाया ना, फोर्स कैसे लगाया बेटा, पैरेलल लगाया फोर्स सरफेस के। हर बार मैं ऊपर लगा रहा था ना परपेंडिकुलर, अब की बार मैंने पैरेलल फोर्स लगा दिया है। तो शियर स्ट्रेस जो है, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू पैरेलल फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, तो इतना सा चेंज आ गया उसके अंदर। दिस इज द अमाउंट ऑफ चेंज, मतलब दिस इज द चेंज एक्चुअली यू आर गेटिंग। तो ये तो हाइट ही है, जितना हाइट यहाँ पे उतना हाइट यहाँ पे। दिस इज एच, दिस इज एच। तो जो शियर स्ट्रेन है वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा के उसको बोलते हैं, इसको डिफाइन करते हैं टेन थीटा से, विच इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो डायरेक्टली हम लोग उसको एक्स अपॉन एच लिख लेते हैं। बात समझ आ रही है तुम लोग को? यहाँ पे चेंजेस क्या है बाकी दोनों से कैसे अलग है, यहाँ पे जो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कैसा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बेटा, पैरेलल टू द सरफेस। उस वजह से ऊपर का सरफेस जा रहा है, और तुम और फोर्स लगाओ तो ये चपटा हो जाता है। वो जो आम की पेटी वगैरह होता है ना, तो उसको हम लोग, एक लकड़ी होता है ना पूरा, तो लकड़ी को तुम देखोगे ना, लोग यहाँ से पैर से मारते हैं ताकि वो भी फ्लैट हो जाए, फिर उसको फेंकते हैं, जला देते हैं, जो भी करते हैं। तो ये शियर स्ट्रेस हो गया और शियर स्ट्रेन हो गया। जब हमने रेशियो निकाला किसका, शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन का, तो उसको हमने बोला शियर मॉड्यूलस, जिसको हम लोग और बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी।
here modulus S, it is also known as a modulus of rigidity eta. इसका एक्सपेरिमेंट भी तुम लोग को शायद है ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, F पैरेलल ओवर एरिया होल डिवाइड बाय x अपॉन h, तो h चला गया ऊपर, F पैरेलल h अपॉन ax. अभी ये बताओ मुझे h क्या है, ट्रांसवर्स हाइट ना, जो ये हाइट है, x क्या है, क्या x यही वो डिस्प्लेसमेंट है बाय विच गॉट चेंज, यही तो वो चेंज है ना, मतलब डिफॉर्मेशन बोल सकते हैं इसको हम लोग. एफ पैरेलल क्या है, फोर्स अप्लाइड टेंजेंट टू द सरफेस, टेंजेंशियल फोर्स. और एरिया क्या है, एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड. ठीक है, तो ये तीन स्ट्रेस और स्ट्रेन के टाइप है. स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, और ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिक मॉडुलस जिसको बोलते हैं वो क्या होता है. सर एफ पैरेलल क्या होता है सर, क्या बोला आपने? टेंजेंशियल फोर्स मतलब सरफेस के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे हो आप, यहाँ पे सरफेस के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहे हो, आप सरफेस के पैरेलल फोर्स लगा रहे हो. ये आपका सरफेस है ना, तो उसके पैरेलल आपका फोर्स लग रहा है. अरे तुम इतना सोचो ना, टेबल को तुम जब देखते हो कभी भी, है ना, तो टेबल होता है, और क्लास में जो क्लासरूम में आओगे तुम लोग, तो जो बेंचेस होती है हमारी ना, अगर उसको हम लोग ऊपर से बाहर धक्का देते हैं कभी, देखो तो ऊपर से बेंच हिलती रहती है. क्यों हिलती रहती है, आपने फोर्स हमेशा ऊपर लगाया, नीचे का जगह फिक्स है, तो जब ऊपर फोर्स आएगा तो डिफॉर्मेशन किस तरफ होगा, इस तरफ कोई होगा ना, तो बेंच कभी भी ऊपर से हिलती रहती है, नीचे से नहीं हिलती. और ज्यादा तुम हिलाओगे तो टूट जाती है. बात समझ में आई, तो वहां पे क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ shear स्ट्रेस. आप बेंच को बार बार हिलाते हो, थोड़ा थोड़ा चेंज आते रहता है, डिस्प्लेसमेंट होते रहता है, तो बेंच जो है वो हमेशा ऊपर से हिलती रहती है. अगर आप बेंच के ऊपर फोर्स लगाओगे, इसके ऊपर तुम बैठ भी जाओगे तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ से कोई धक्का देने लगेगा ना, तो ऐसे बेंच हिलने लगती है. तो कहने का मतलब है कि जो फोर्स आपने सरफेस के पैरेलल लगाया तो ही आपको ये लैटरल स्ट्रेस और स्ट्रेन मिलता है. बात समझ में आ रही है. यस सर. अगर मान लीजिए आप बेंच के ऊपर बैठ गए, और बेंच जो है एकदम नाजुक बेंच है, तो बेंच क्या हो जाती है, टूट जाती है. अब आपने लगाया क्या, इसके ऊपर फोर्स लगाया कौन सा, परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिया, तो एक लिमिट तक वो झेलेगा, उसके बाद क्या होगा, वो ब्रेक हो जाता है. तो उसी को बिहेवियर को हम लोग समझते हैं कि ब्रेकिंग पॉइंट कब आता है, कब तक वो इलास्टिक बिहेव करता है, कब तक, कब वो प्लास्टिक बन जाता है, और कब जाके वो टूट जाता है ना. अब जैसे तुम वायर खींचते हो, कॉपर की वायर जो होती है, जो जिससे वायरिंग होती है, उसको खींचते हैं हम लोग, खींचेंगे तो एक टाइम तो वो खिंचाते जाता है, और बाद में जाके टूट जाता है ना. और थोड़ा खींचोगे फिर छोड़ दोगे तो वापस जगह सेम पोजीशन पे, बट ज्यादा खींचोगे तो एलोंगेट हो जाती है. तो हर एक इलास्टिक लिमिट होती है, प्लास्टिक लिमिट होती है, फिर ब्रेकिंग पॉइंट आता है. तो थोड़ा उसके बारे में सोचते हैं हम लोग. तो इसको भी इरेज कर दूं. यस सर, कर दीजिए. यस सर. सो अब हम डिफाइन करने वाले हैं इलास्टिसिटी. सबको पता है क्या होता है प्लास्टिसिटी. जब बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन ना करे तो उसको हम लोग बोले वो प्लास्टिक बॉडी है, उस फिनोमेनन को प्लास्टिसिटी बोलते हैं. तो इसको एक ग्राफ की तरह समझते हैं हम लोग. ग्राफ की वजह से मान लीजिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ किसका, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का. ठीक, तो वो कुछ इस तरीके से अपने ग्राफ को फॉलो करता है.
तो ये ग्राफ है जिसके से हम लोग मटेरियल की किसी मटेरियल के स्ट्रेस और स्ट्रेन के इस कर्व को फॉलो करता है। तो यहाँ पे देखो ए बी सी और डी, चार ऐसे पॉइंट्स बने हुए हैं। चारों पॉइंट्स के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करना है। तो सबसे पहले और इसको ओरिजिन को हम लोग ओ बोल देते हैं। बात सबको समझ में आ रही है? डायग्राम सबको समझ में आ रहा है? हुक्स लॉ क्या था तुमको पता है? हुक्स लॉ, जब स्ट्रेस जो है, जब तक स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दिस इज कॉल्ड इट एज अ हुक्स लॉ। मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन जो बढ़ते हैं वो एक अनुपात में बढ़ते हैं, मतलब एक कांस्टेंट तरीके से इनका रेशियो आता है। कब तक आता है? ए तक। मतलब तुम ओ टू ए की बात करोगे तो यहाँ पे क्या है, हुक्स लॉ वैलिड है, हुक्स लॉ ओबे होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर परफेक्ट इलास्टिक बिहेवियर। ओके, बट स्टिल अगर मान लो हम लोग उस पर फोर्स और ज्यादा लगाते हैं, उसके ए तक के बाद फिर हमने फ्री स्ट्रेस लगाया, तो क्या होगा बेटा? जब हम लोग ए टू बी जाएंगे तो स्ट्रेस और जो स्ट्रेन है दे आर नो लॉन्गर प्रोपोर्शनल। सी बॉडी इलास्टिक लिमिट में ही है, बट अभी भी क्या है, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं है, हुक्स लॉ को वो ओबे नहीं करता उस टाइम में। और जब हम ए टू बी की बात करते हैं, ओ टू ए और ए टू बी दोनों में इलास्टिक बिहेवियर शो होता है, बट ओ टू ए में हुक्स लॉ फॉलो होता है और ए टू बी में हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता है। ओके, बट मटेरियल कैसा होता है? बड़ा इलास्टिक ही होता है। बट अगर हम मान लीजिए लोड और बढ़ाते हैं, मान लीजिए मैं, अगर मैं बी पे बात करूं, बी पे आ गया, अगर मैं बी पे आ गया, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया पता है? कि सिंपल सा तरीका, मैंने किया, लिया है एक वायर, वायर और उसके नीचे मैंने लगा दिया इसमें वेट। ठीक है, वेट बढ़ाया तो वेट की वजह से क्या होगा बेटा? उसकी डायमेंशन में चेंज आएगा, सीधी सी बात है। अब मैंने थोड़ा सा वेट और बढ़ा दिया तो डायमेंशन में और मतलब जैसे जैसे वेट बढ़ा रहा हूँ, क्या बढ़ रहा है बेटा? मेरा स्ट्रेस बढ़ रहा है ना? स्ट्रेस बढ़ रहा है मेरा, तो स्ट्रेन भी धीरे धीरे बढ़ेगा, चेंजेस भी धीरे धीरे आएंगे। ऐसा थोड़ी है कि 50 ग्राम लगाए, 100 ग्राम लगाए तो वायर डबल लेंथ का हो गया, ऐसा तो नहीं है ना, धीरे धीरे बढ़ेगा स्ट्रेन, तो बढ़ रहा है। तो एक टाइम इतना इतना मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया कि वो ए पॉइंट पर पहुंच गया। ए पॉइंट मतलब स्ट्रेस इतना है और वहां पे स्ट्रेन इतना है, तो इस ए पॉइंट तक वो बॉडी ने, वो वायर ने हुक्स लॉ को फॉलो किया है। अगर मैं ए पॉइंट पे से वेट हटा दूं तो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। अब मान लीजिए मैं थोड़ा और वेट लगाता हूँ उस पे, अब की बार मैंने जब और वेट लगाया तो कहाँ पहुंच गया? बी पहुंच गया। अब इस केस में क्या होता है बेटा? यहाँ पे जो स्ट्रेस है ना वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल पे नहीं रहता। यहाँ पे अपने स्ट्रेस तो लगा ज्यादा और स्ट्रेन ज्यादा बढ़ गया इसका, तो कहने का मतलब, अरे ये वाला मत दिखा। काइंडली म्यूट योरसेल्फ बेटा श्वेता। ओके, सो मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि अगर आपने ए पॉइंट पे आने के बाद भी आपने अगर वेट और बढ़ा दिया तो क्या होगा? स्टिल वो एलोंगेट होगा बी पे, लेकिन इस रीजन के अंदर वो क्या फॉलो नहीं करेगा? हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेन नहीं, आपका स्ट्रेस तो यहाँ से आपने इतना बढ़ाया लेकिन आपका स्ट्रेन ज्यादा बढ़ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि बी पॉइंट तक वो बॉडी इलास्टिकली बिहेव करती है, बट ए से बी में हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता। अगर आपने बी पॉइंट पे आने के बाद सारे वेट हटा दिए तो वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो ओ से लेके बी तक अगर आप गए और बाद में वेट, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, जहां से वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा। बट पॉइंट बी, पॉइंट बी वो पॉइंट है जहां पे इलास्टिक रीजन एंड होता है, इसको हम लोग यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं, नेक पॉइंट भी बोलते हैं। बट इसके आगे भी अगर सपोज हमने स्ट्रेस बॉडी उस पर और वेट बढ़ाया,
उसके आगे भी अगर हमने वेट बढ़ाया तो क्या होगा, स्ट्रेन कंटिन्यू इंक्रीज होगा, है ना। ज्यादा वेट लगा दोगे वायर पे तो वायर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही आप यहाँ मतलब अब वायर बढ़ने लगा, अब जब लोड हटाओगे ना आप तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया बेटा, ये प्लास्टिक लिमिट स्टार्ट हो गई। इस रीजन में आपको कैसा बिहेवियर मिलेगा, प्लास्टिक बिहेवियर मिलेगा। मान लीजिए आपने वेट को कंटिन्यू रखा तो वेट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, वेट तो उतना ही है, बट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्ट्रेन आपका फटाफट बढ़ेगा, मतलब वायर धीरे धीरे एलोंगेट होते जाएगा, और एक टाइम आएगा जहाँ पे वायर ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे इसको हम लोग, जो सी पॉइंट है वो इरिवर्सिबल है, वहां पे जाने के बाद वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा नहीं। और और जैसे ही सर बॉडी डी एक पॉइंट बार पे क्या होता है? प्लास्टिक, हाँ, डी जैसे ही पॉइंट पे सर? बता रहा हूँ मैं एक बार। जैसे ही बॉडी पर प्लास्टिक बिहेवियर में पहुंच गई ना, तो अगर आपने थोड़ा सा भी स्ट्रेस अप्लाई किया तो उसमें स्ट्रेन बढ़ते जाता है। बी पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे इलास्टिक लिमिट खत्म हो जाती है। जैसे एक बार मटेरियल प्लास्टिक बन गया तो छोटा सा भी स्ट्रेस बहुत ज्यादा स्ट्रेन लेके आता है। सर इलास्टिक लिमिट तो बी पे खत्म हुआ था ना। हाँ, तो अगर इलास्टिक में भी कह रहा ना, अगर इलास्टिक लिमिट बी पे खत्म हो गया, बट मुझे एक्सपेरिमेंट और करना है, मैंने थोड़ा सा वेट और बढ़ा दिया, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस और बढ़ा दिया, तो क्या होगा बेटा, अब की बार जो स्ट्रेन आएगा ना वो स्ट्रेन ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक लिमिट आता है स्ट्रेन, मान लीजिए वहां पे, बट वो पॉइंट है प्लास्टिक पॉइंट है। लेकिन अगर आप अभी भी नहीं माने, आपने इस पे वेट थोड़ा और बढ़ाया तो स्ट्रेस बढ़ गया, तो क्या होगा, धीरे धीरे प्लास्टिक भी वो भी डिफॉर्म हो जाएगा, और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो ब्रेक हो जाएगा। सर डी पॉइंट पे ब्रेक होगा। हाँ, डी पॉइंट पे ब्रेक हो जाएगा। सर वो प्लास्टिक लिमिट है फिर। प्लास्टिक लिमिट ये सी है बेटा, इसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। और एक बार प्लास्टिक बन गया उसका जल्दी से जल्दी वो ब्रेकिंग पॉइंट पे आ जाता है। सर पॉइंट सी पे प्लास्टिक ये होगा सर, डिफॉर्म, और पॉइंट डी पे नहीं, इलास्टिक ना? हाँ, पॉइंट ऐसे? सी प्लास्टिक लिमिट है, और पॉइंट हाँ। सी के जैसे आगे जाएंगे थोड़ा और स्ट्रेस बढ़ा दिया ना, तो धीरे धीरे प्लास्टिक डिफॉर्म हो जाएगा और फिर ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। ओके सर। सर बोलो। सर पॉइंट ए पे अगर स्ट्रेस हटा दिया तो वापस से वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। हाँ, तो फिर वो वहां पर हुक्स लॉ फॉलो करेगा ना। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ। हाँ तो फिर सर बी पे भी अगर स्ट्रेस हटा देते हैं हम लोग तो वापस से आ रहा है, आपने बताया कि वो वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, तो तभी हुक्स लॉ क्यों नहीं फॉलो करता वो बीस पे अगर हटाया हाँ, तो। वही वही मैं कह रहा हूँ ना, कि जैसे तुम बी पे अगर तुमने स्ट्रेस हटा दिया तो भी वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, बट स्टिल हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता। हुक्स लॉ का क्या मानना है, उसका मानना ये है कि जो स्ट्रेस है ना वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल, लेकिन कब तक, उसकी इलास्टिक लिमिट के आने के कुछ देर पहले तक। जस्ट इलास्टिक लिमिट आने के टाइम पे वहां पे हुक्स लॉ वॉयलेट कर जाता है। अगर सर तुम वहां पर प्रोपोर्शनल नहीं रहता स्ट्रेस और स्ट्रेन ना, नहीं रहते, इसीलिए। हाँ इसीलिए नहीं रहता, इसीलिए तो मेरा हुक्स लॉ वॉयलेट हो जाता है। बट क्या है कि इस पॉइंट तक अगर तुम वेट को हटाते रहोगे तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आते रहेगा, लेकिन जैसे उसने एक बार बी को क्रॉस कर दिया तो परमानेंट डिफॉर्म, मतलब परमानेंट प्लास्टिक बन गया वो। अब अगर तुम बी के बाद यहाँ पे भी आने के बाद वेट निकालोगे ना, तो भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाएगा वो। इज दैट क्लियर? यस सर। सर मतलब वो जब तक इलास्टिक है तब तक ही ये लॉ फॉलो होगा, है ना? एक बार प्लास्टिक बन गया तो नहीं होगा। नहीं नहीं, इलास्टिक है तब तक नहीं, इलास्टिक में भी एक सर्टेन लिमिट तक हुक्स लॉ फॉलो होता है, उसके बाद हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता है, बट स्टिल द बॉडी इज रिमेन इलास्टिक। लेकिन जैसे उसने बी को क्रॉस कर दिया, इलास्टिक रीजन को क्रॉस कर दिया,
फिर तो कहानी खत्म। सो मतलब बी के बाद वो वापस नहीं आएगा। हाँ, बी के बाद अगर थोड़ा भी बढ़ गया उसके बाद वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आएगा। ओके सर। वापस तो आएगा ही बट अपने ओरिजिनल पोजीशन में, मतलब मान लो पहले आप अगर उसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो बाद में 20.2 रह जाएगा अगर ज्यादा तुमने स्ट्रेस लगा दिया तो। और सी में सर आपने इरिवर्सिबल बताया, तो वहां पे क्या होगा? इरिवर्सिबल मतलब वापस से अपने पोजीशन पे नहीं आता। अगर पोजीशन पे आ जाएगा तो रिवर्सिबल बोलते हैं ना, रिपीट हो हाँ। जाएगा। अगर पोजीशन पे नहीं आएगा तो इरिवर्सिबल। तो पॉइंट सी तक जो है वो मतलब वो क्या है, टूटेगा नहीं। हाँ प्लास्टिक रहेगा लेकिन टूटेगा नहीं। लेकिन जैसे सी के आगे तुमने प्रेशर लगा दिया, स्ट्रेस लगा दिया, तो बढ़ेगा, फिर डी पे आके फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा। सर आपने बताया ना कि अगर बी पे मतलब ओरिजिनल 20 है तो बी के आगे से वापस आया तो 20.2 होगा, राइट? तो मतलब हाँ, सी पे वैसा क्या, मतलब सी पे क्या होगा? सी पे वही बता रहा हूँ ना बेटा मैं, सी इज द पॉइंट। वो लिमिट, उस लिमिट को डिसाइड किया है कि अगर आपने सी आने पे, अगर आपने उस पे उसका वो निकाल दिया, क्या बाहर का एक्स्ट्रा वेट निकाल दिया, तो 20.2 20.3 रह जाएगा, टूटेगा नहीं। लेकिन जैसे इसने सी को क्रॉस कर लिया ना, फिर तो टूट जाएगा। तुम सोच के देखो ना, अगर तुम क्या करते हो पता है क्या, कोई एक रबड़ लेते हो, रबड़ रबड़, और रबड़ पे तुम एक नॉर्मल छोटा वेट लगाओगे ना तो नीचे जाएगा, ऑफसेट हो जाएगा। लेकिन ज्यादा वेट लगाओगे तो नीचे जाएगा, खींचेगा और फिर टूट जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब यस सर। तुम्हारा स्ट्रेस अगर ज्यादा हो गया, सी पॉइंट से भी बियॉन्ड जा रहे हो, तो वो एक्सटेंड होगा और लास्ट में जाके ब्रेक हो जाएगा। हाँ सर, समझा। ठीक है। तो ये सब क्या देखते पता है क्या, मटेरियल्स को चेक करने के लिए देखते हैं कौन सा मटेरियल जैसे यूज में आते हैं हम लोग, तो कौन सा मटेरियल स्ट्रांग रहेगा, कौन सा खराब रहेगा, कौन सा अच्छा रहेगा, उस सब के लिए इलास्टिसिटी उसका चेक करना पड़ता है। स्टील का यूज करते हैं इसमें, जैसे अभी सब बोले वैसे स्टील तो ज्यादा स्ट्रांग है ना, तो स्टील को हम लोग इसमें क्यों यूज करते हैं, किसी ब्रिज वगैरह बनाने में, सब बनाने में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि स्टील का प्रॉपर्टी जैसे वो अपना इलास्टिक लिमिट क्रॉस करेगा वैसे ब्रेक हो जाता है वो। तो इसलिए इलास्टिक स्टील को हम लोग वहां पे यूज नहीं कर सकते। तो वहां पे हम लोग उसके लिए ऐसे एलॉयज का यूज करते हैं जो जिसका इलास्टिक लिमिट ज्यादा हो और जल्दी डिफॉर्म ना हो। सर अगर बी और सी के बीच में रहेगा तो इरिवर्सिबल ही रहेगा ना? हाँ, बी से लेकर सी तक रेंज है पूरा, वहां तक रहेगा तो इरिवर्सिबल रहेगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा बट कुछ भी रहेगा, दैट इज मोर देन द ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है। ओके सर। यस। ओके बेटा, ठीक है, तो वी विल स्टॉप हियर टुडे, इन द नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा पार्ट और वो रह गया और फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे हम। यस सर। ओके सर। नहीं नहीं, ए और बी के बीच में ही हुक्स लॉ वैलिड, मतलब ए इज द बाउंड्री पॉइंट। ए को क्रॉस किया तो हुक्स लॉ खत्म, ए तक रहेगा तो हुक्स लॉ वैलिड है। ओके सर। ट्रेन इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी ना बेटा। ठीक है, तो वी विल स्टॉप हियर। उसके बाद आपका लेक्चर है क्या यहाँ पे? यस सर। हाँ सर, मैथ्स का लेक्चर है। ठीक है, ठीक है, so you all can have your break by the time sir will join, so I'll make them host, तो आप लोग अपना ब्रेक ले सकते हो। ओके बाय सर। ओके, बाय एवरीवन।